जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 2 एंड 3 फरवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ शुरू करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली इनमें से कौन से काम कर सकता है। तो भाई सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर कम कर सकता है। आप खुद सोचिए, कोई एक शख्स कंप्यूटर में 10 घंटे काम कर रहा है, वही वो एआई का यूज कर लेता है तो उसका काम 10 में से 8 घंटे तो हो सकता है ना, 5 हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि उतना कंप्यूटर उसे कम यूज करना पड़ेगा। कंप्यूटर कम यूज मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है और भी बहुत जगह पे ये हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो भाई ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरे में आते हैं कि ये मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग बना सकता है। आपको क्या लगता है मीनिंगफुल बना सकता है? अभी देखो पॉसिबल है कि अभी तो एआई इम्प्रूव हो गया है, 2020 में शायद इतना नहीं था। अभी ये बना सकता है बट एज ऑफ देन यूपीएससी ने इसको गलत माना था कि नहीं भाई ये एआई जो है वो मीनिंगफुल स्टोरीज बनाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है। ऊपर से दूसरा भी था कि भाई वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एआई नहीं कर सकता है। आप कोई अदर इक्विपमेंट ला लो तो हो सकता है कि भाई आपने वायरलेस चार्जर ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो सकती है, बट एआई के थ्रू आप वायर के बिना भाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर लो, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो पांचवा गलत कीजिए और पांचवा जैसे ही आप गलत करते हो आप हमारे आंसर पे पहुंच जाते हैं। चलिए ओके, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा एक से आंसर बन जा रहा है तो आगे नहीं देखना है। ओके, अभी ना हर साल यूपीएससी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये हमारा फर्ज हो जाता है कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जरूरी नहीं समझना कि इफेक्ट नई टेक्नोलॉजी तो उसके सारे के सारे आंसर सही होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने 50 बार आपको ये सब सॉल्व करके हुए बताया है। ओके, फिर है इंडिया आर्क। अगेन जो हमें न्यूज में आता है वो क्या है भाई, देखो इस शब्द को ही तोड़ दो, इंडिया और आर्क मतलब कि आर्कटिक, इंडिया में आर्कटिक। तो भाई इधर जो आपको ऑप्शन में है कहीं पे भी आर्कटिक दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिर्फ आखिरी वाले में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि भाई हाँ आर्कटिक का यही होगा। अभी 2015 का क्वेश्चन था तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, अभी ऐसा आने के बहुत कम चांसेस है। हाँ, अभी एंटार्क्टिक की बात चल रही है तो एंटार्क्टिक में हमारे साइंटिफिक मिशन कौन कौन से चल रहे हैं भाई? तो एक हमारा चल रहा है भारती, फिर एक हमारा चल रहा है मैत्री, अरे यार ये मेरी पेन को कुछ हो गया है, और फिर एक हमारा चल रहा था दक्षिण गंगोत्री। यस डेफिनेटली पेन को मेरी कुछ हो गया यार। चलिए भाई हमारी पेन खराब हो गई तो अभी के लिए मैं लिख तो इतना नहीं पाऊंगा, तो इस वीडियो में ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये हमारे एंटार्क्टिका का मिशन है दक्षिण गंगोत्री, अभी के लिए ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है, उसको हटा लिया गया है। भारतीय और मैत्री ऑपरेशनल है। ओके, फिर हमारा जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन था वो क्या था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हमें ई गवर्नेंस में मदद कर रहा है। ये ई गवर्नेंस इनिशिएट कर दिया है इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस और ये उसका इंटीग्रल पार्ट बन गया है। देखो ऐसे आंसर को, कोई भी आंसर है उसको एड्रेस करने की इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसको मैं बता दूं, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। या फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। या फिर मैं ई गवर्नेंस क्या होती है उसको बता दूं। ओके, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, वो भी चल सकता है। या फिर कोई करंट बेस का डेटा हो तो वो भी आप कोट कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन में करंट का डेटा मिलना आपका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, अभी हमने इसको कैसे एड्रेस किया है चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, तो भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, एग्जांपल दे दिया जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करना। ओके, एकदम इजी पीजी। और मैंने नीचे बता दिया कि भाई ये जो टर्म है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो किसने कॉट की है, तो इट इज कॉट बाय क्लॉज श्वाब। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो बस स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये इसी ने कॉट की है। ये कौन थे, तो भाई ये WEF के फाउंडर थे, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी देखो जब भी आप कोई पर्सनालिटी को कोट कर रहे हो ना, तो ये जरूर दिमाग में रखिए कि वो क्या है या फिर क्या थे, वो आपको जरूर बताना है। क्योंकि वरना वो पर्सनालिटी समझ लीजिए कि एग्जामिनर को नहीं पता है, हालांकि कम चांसेस है, बट समझ लीजिए नहीं पता है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सनालिटी मैंने कोट कर दी वो कौन है। एथिक्स के पेपर में खास ध्यान रखना है। चलो महेंद्र सिंह धोनी है, आप कोट नहीं करो चल जाएगा, बट कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी है, छोटी मोटी नहीं होती है कोई भी पर्सनालिटी, बट फिर भी ऐसी कोई है जो ज्यादा नोन नहीं है तो आपको कोट करना है। अभी देखो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्या देखने को मिलता है कि मुझे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सब कुछ मालूम है,
क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी लिख दी और इसका हिस्ट्री मतलब कौन इसको कोट किया है वो भी मैंने लिख दिया। और जैसे ही आप ये लिख देते हो ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है यस द पर्सन इज अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो एक आपकी अच्छी इंप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। और हाँ, अभी पॉसिबल है कि आपको ये पता ना हो कि ये कौन था, बट अभी से आपको याद रखना है। ये ना 2016-17 में कोट की गई थी, कोई मीटिंग थी ना उस वक्त पे। हालांकि मुझे तो याद था, बट आपको हो सकता है याद ना हो। तो पर अभी के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इन फ्यूचर कभी भी डिजिटल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात आती है या फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात आती है, ऐसा कुछ भी आता है तो आपको इनको कोट करना है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा था कि कैसे इनिशिएट किया है, तो हम क्या लिखेंगे कि रोल क्या रहा है इसका ई गवर्नेंस में। तो वे बेटर सर्विस डिलीवरी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ अकाउंट। अभी इसमें क्या होता है कि मैं कहीं पे भी समझ लीजिए बीमार पड़ा हूँ, मैं गुजरात में बीमार पड़ा, इधर मैंने कुछ इलाज करवाया, फिर मैं चला गया महाराष्ट्र के अंदर, फिर से मैं बीमार पड़ा, तो मेरे पास अपने कागजात तो साथ नहीं होंगे, बट ये अगर डिजिटल हेल्थ आईडी मेरे पास होगी तो उससे वो ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ भाई पहले ऐसे ये बीमारी हुई थी, ऐसे हुई थी, ठीक है। फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि हमने बोला है ना कि पार्लियामेंट का आप टेलीकास्ट कीजिए, जुडिशरी का टेलीकास्ट कीजिए, आपको वीडियोस भी दिख रहे होंगे इंटरनेट के ऊपर अभी तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर ग्रीवियंस रिड्यूसल में हमें काम आता है, जैसे कि सीपी ग्राम हम यूज करते हैं, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्यूसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको कोई भी टाइप के इश्यूज है, मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट, आप सीपी ग्राम में डेफिनेटली कंप्लेन कर सकते हैं और वो रिप्लाई भी देंगे। सबसे अच्छा फीडबैक रिपोर्ट है सीपी ग्राम का, जितनी भी अपना वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई हुई है गवर्नमेंट के अंदर ग्रीवियंस रिड्यूसल के लिए, सबसे अच्छा रिपोर्ट किसका है, तो सीपी ग्राम का, आई वुड से सीपी ग्राम्स का। चलिए ठीक है। फिर और क्या किया है भाई, तो रिड्यूस किया है लैंग्वेज बैरियर को, जैसे कि हम एआई बेस्ड भाषिणी लेके आए हैं, ठीक है। भाषिणी क्या करती है, तो ट्रांसलेटर है, जैसे गूगल ट्रांसलेट होता है वैसे ये है, पर आप ये थोड़ा पर्टिकुलरली इंडियन लैंग्वेज में काम करती है सब। फिर वे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया है, हेल्प मिलती है फार्मर्स को भी। अभी देखो यहाँ पे मैं अनलिमिटेड लिख सकता हूँ, बट 10 मार्क का क्वेश्चन था तो लिमिटेड लिखना है। और फिर लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया कि भाई फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज पुश्ड इन ई गवर्नेंस फ्रॉम एस्पायरिंग टू लिविंग अंडर अ गुड गवर्नेंस। इट शुड भी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था लिविंग अंडर गुड डिजिटल गवर्नेंस या फिर गुड ई गवर्नेंस तो सही रहता। या फिर आप ऐसा ही भी लिख सकते थे कि भाई थस digital revolution or fourth industrial revolution has initiated e-governance in our government system। खत्म, मतलब जो क्वेश्चन में था वही का वही। और इंट्रोडक्शन में भी आप लिख सकते थे, आपको समझ लीजिए कोई इंट्रोडक्शन आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते थे कि भाई डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस इन अवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्कस्ड बिलो। अभी देखो ये क्वेश्चन का यूज आपको तभी ही करना है जब दूसरा चीज आपको न आ रहा हो, ठीक है। लिखना जरूर है पर आपको कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है उधर एग्जाम में बैठे तो क्या करोगे, तो भाई इसका यूज कर लीजिए, चल जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें याद मुझे कुछ बताने लायक है भी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा दौड़ा दिया है, ठीक है। पर आज भी वैसे जो न्यूज है ना उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको स्टैटिक लिंक करके बता दूं, पूरा का पूरा बजट का ही आया हुआ है और ऐसा समझिए आधा अधूरा बजट ही हमें बता दिया गया है, तो उसी को देख लेते हैं चलिए। सबसे पहले है जल जीवन मिशन। हमें पता है जल जीवन मिशन में क्या बात चलती है भाई, तो रूरल हाउस होल्ड जितने भी है उन सबको पानी पहुंचाना है, वो बात चलती है। अभी ये 2019 में लॉन्च हुआ था, तब इसका एम क्या था कि भाई 55 लीटर पर कैपिटा पर डे हमें पानी पहुंचाना है टू ऑल रूरल हाउस होल्ड। इसको अगेन हमने और आगे एक्सटेंड किया है बाई टू 2028 की, हाँ भाई पानी पहुंचा दो, और बहुत जगह पे नहीं पहुंचा है। और इसमें ना हल्की सी चीज आपको याद रखनी है, मिशन का मैंडेट है कि जो भी विलेज वाटर कमेटी होती है, सैनिटेशन कमेटी होती है या फिर पानी समिति जो होती है, उसमें 50% ऑफ मेंबर होते हैं वो वुमन ही लेनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये हम याद रखेंगे। अभी जल जीवन मिशन की बात करते हैं, तो इनका पहले नाम था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जिसको हमने जल जीवन मिशन के अंदर सब्ज्यूम कर लिया। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर। अभी देखो सेम टू सेम अपना जल जीवन मिशन अर्बन भी है, जिसको कई जगह पे हम अमरूत बोलते हैं। यार पेन बहुत बकवास चल रही है। अमरूत 2 और 2.0, मतलब इसमें भी वही काम करते हैं, सैनिटेशन अच्छा रखना है, सीवेज अच्छा रखना है, पानी वानी ठीक से रहता है, वो भी पानी का ही देखते हैं, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसका पैसा सेंटर और स्टेट में बट जाता है। कैसे बटता है, तो देखिए हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो 90-10 100% यूटी के लिए और 50-50 बचेगा स्टेट्स के अंदर, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या है, तो अब तक 2019 से अगर हम बात करते हैं तो हमने 12 करोड़ फैमिलीज को पानी पहुंचा दिया है। फिर स्टेट जो कि 100% कवरेज के अंदर आ गए, मतलब उधर सबके पास पानी है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। अभी देखो
यहाँ पे आपको हल्का सा क्या रखना है, बाकी स्टेट्स तो नॉर्मल है, बट अभी हम जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप लिख सकते हो कि भाई हाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश में हमने जल जीवन मिशन के थ्रू 100% पानी पहुंचा दिया है, ये आपको काम आ सकता है। फिर भाई 100% कवरेज यूटी के अंदर तो अंडमान, दादरा नगर, दीव दमन एंड की है, दादरा नगर हवेली, दीव दमन एंड पौंडीचेरी। ओके, इजी है ये भी, कुछ खास मुझे बताने लायक नहीं है। इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। तो भाई टैप वाटर सप्लाई देना है, बॉटम अप प्लानिंग करनी है, मतलब नीचे जो रूरल ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज है उसको एड्रेस करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, फोकस करना है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर की उनके पास भी पानी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट कर लेके आना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी। इजी है, कुछ मुझे बताने लायक नहीं है। अभी देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने 2020 में जल शक्ति अभियान के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि बात कर रहा था वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर। भाई कैसे हमें, तो वही क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जल जीवन मिशन के अचीवमेंट क्या क्या है, या फिर कंपोनेंट क्या क्या है, या फिर रिकमेंडेशन क्या क्या है, तो उन सब जगह पे आपको ये चीज काम आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज है भाई, एमएसएमई के क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया है। पहले पहले का याद नहीं रखते हैं, वरी मैं बताऊंगा, वरी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी का ही याद रखते हैं, ठीक है, कि किसको हम एमएसएमई में काउंट कर रहे हैं। तो भाई ऐसी एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, एम। और इसी में क्या होना चाहिए, उसका टर्नओवर भी लिमिट कितनी है, तो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। ओके, तो पहला माइक्रो एंटरप्राइज हम किसको बोलेंगे, तो जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 से 2.5 करोड़ है, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ जितना है। ग्रेट। अभी स्मॉल किसको बोलेंगे, तो भाई इसका इंटू 10 कर देना है। ठीक है, ये 1 करोड़ था तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, ये 2.5 था ये तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, टर्नओवर में भी 5 का 50 और 10 का 100, तो इंटू 10 कर दिया। ठीक है, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस इंटू 10 है हमारी। और मीडियम एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो इसको इंटू 5 कर दीजिए, 10 का हो जाएगा 50 और 25 का हो जाएगा 125। टर्नओवर में भी सेम है, 50 का 250 और 100 का 500। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको याद रहेगा कि इंटू 10 है और इंटू 5 है। ठीक है, और यही हमारा क्राइटेरिया होगा एमएसएमई के लिए। ठीक है, एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, यहाँ पे इन शॉर्ट बात क्या की गई थी कि भाई एमएसएमई के लिए ना, मैं बजट लाइव देखा था, बहुत सारे इनिशिएटिव है जो हम पर्टिकुलरली एमएसएमई पे फोकस कर रहे हैं। इवन निर्मला जी ने, जो एमएसएमई है, वो उनको बोला कि हमारे कंट्री का ये सेकंड इंजन है, कि जिससे हमारी कंट्री चल रही है, इकोनॉमी का सेकंड इंजन है। तो यस यार, पेन इतनी बकवास चल रही ना, जाने दीजिए। तो ये सेकंड इंजन है, तो आप ना जब कोई इंट्रोडक्शन लिखते हो या फिर कंक्लूजन लिखते हो, उसमें ये लाइन को याद रखना कि इट इज सेकंड इंजन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। एमएसएमई की इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, यहाँ पे देख लीजिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये 7.5 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 36% जितना मैन्युफैक्चरिंग है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो 45% जितना एक्सपोर्ट्स है। और ये डेटा किसका है भाई, तो रिसेंट बजट का डेटा है। ठीक है, आप अगर ये डेटा, मतलब ये डेटा याद रखना ही है आपको, और ये रख रहे हो और कहीं पे यूज कर रहे हो, तो वहां पे लिखना भाई ये बजट का डेटा है, तो ही काम आएगा। बजट को कौन सा भाई, बजट रिसेंट वाला बजट। चलिए, चैलेंजेस क्या क्या है फेस, जाने दीजिए। हाँ, चैलेंजेस क्या क्या भाई फेस करता है एमएसएमई। तो सबसे पहले तो भाई इनफॉर्मल है, वही दिक्कत है, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। यहाँ पे कई बार एमएसएमई छोटी मोटी होती है तो जीएसटी नहीं होता है, पान के साथ लिंकेज नहीं होता है, तो दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, फिर रेगुलेटरी इश्यूज है, जितना छोटा बंदा उतना ज्यादा उसको दिक्कत। वैसे ही एमएसएमई छोटा यूनिट होता है, पर उतने सारे उसको रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है कि उनको बढ़ने में ये काफी दिक्कत देता है। वन ऑफ द माय फ्रेंड, उन्होंने ना एक बिजनेस शुरू किया था, क्या था वो जाने दीजिए, पर उनको रेगुलेशंस में ही इतना दिक्कत हुआ कि बंदे ने भाई 4-5 महीने में बंद कर दिया कि यार सरकार काम ही नहीं करने दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी क्रंच में चल रहा था, उसमें भी सरकार के साथ इतना डीलिंग कि वो कर ही नहीं पाया। और एट द सेम टाइम एक दूसरा फ्रेंड जिसने चाइना में शुरू किया, उसको कोई रेगुलेशन ही नहीं है। मतलब उसको ने बोला कि भाई मुझे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे एनवायरमेंट का भी कोई चिंता नहीं है, ये लोग बोले हैं कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, हम बाद में देख लेंगे। जो भी बिगड़ता है वो आपकी यूनिट पहले स्टार्ट वार्ट कर लो, आपका यूनिट ठीक से एस्टेब्लिश हो जाता है, एनवायरमेंट फिर बिगड़ा है, उसको आपको फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट वो देख लेंगे हम। तो आप सोचिए कितना फर्क पड़ रहा है, हमारा बंदा बंद कर दे रहा है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेटर हैं, उसी वक्त चाइना का बंदा मस्ती से चालू कर रहा है। दोनों मेरे फ्रेंड है, दोनों ने मुझे बताया कि हाँ भाई ऐसा चल रहा है। ओके चलिए, फिर आगे देखते हैं। ये लेवल लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स है,
फिर लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस भी है, यस फाइनेंस भी नहीं देते हैं। इवन आप एमएसएमई चालू कर लीजिए, ठीक है, मुद्रा योजना तो होती है, बट बहुत सारी बैंक्स मुद्रा योजना के अंदर लोन ही नहीं देती है। मतलब एमएसएमई छोटी है, उसके पास बिजनेस ऑलरेडी नहीं है, तो उनको पैसा कौन ही देगा कि भाई आपका तो बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत ही दिक्कतें होती है भाई। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? पहले तो बोला है क्रेडिट गारंटी कवर, कि आप लोन लेते हो कोई भी बैंक से और लोन नहीं चुका पाते हो, उसकी गारंटी कौन लेता है? तो गवर्नमेंट लेती है कि भाई मेरी गारंटी ये चुका देगा, भाई दे दे इसे। तो स्मॉल एंड माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया है। फिर 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स हम देंगे, जिसकी लिमिट होगी 5 लाख तक। किसको? तो ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि उद्यम पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड है। और फिर एक्सपोर्ट्स में भी हम ये सपोर्ट करेंगे, भाई एक्सपोर्ट क्रेडिट इनको ठीक से प्रोवाइड कर दिलवा दीजिए। और नॉन टैरिफ मेजर जो है वो एमएसएमई को बाहर की मार्केट में दिक्कत ना हो, उसका हम ध्यान रखेंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या होता है? अभी ना एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए हमारी स्कीम चलती है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। रोड पेन ठीक हो गई भाई, नहीं हुई। रोड टैप, ठीक है, रोड टैप। रोड टैप में क्या होता है, समझ लीजिए कि मैं 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है 10 रुपए, ठीक है। तो ये रोड टैप के अंदर मैं जब जाऊंगा ना, तो मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कुछ कूपन जैसा मिल जाएगा, कि इन फ्यूचर फिर मैं कुछ भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं इस कूपन को यूज कर सकता हूँ, मुझे उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कूपन है, मतलब कि जो क्रेडिट है, उसको मैं चाहूँ तो बेच भी सकता हूँ। मुझे मतलब कि मुझे 10 रुपए का क्रेडिट मिला है, ठीक है, मुझे मतलब 10 रुपए कम देने हैं, और मैं चाहूँ कि भाई XYZ पर्सन है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको ज्यादा लग रहा है, तो मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, ये ले भाई मेरे क्रेडिट ले ले, तुझे उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होते हैं वो ट्रेडेबल भी होते हैं। कौन सी स्कीम के अंदर? रोड टैप के अंदर। तो इसी में हमने बोला है कि हम इसको और इजी करेंगे। और फिर हमने फंड ऑफ फंड भी लेके आए हैं 10,000 करोड़ का फॉर स्टार्टअप्स। अब ये फंड ऑफ फंड क्या होता है भाई, ठीक है। तो जैसे हम एसआईपी कैसे करते हैं कि भाई अलग अलग स्टॉक्स में हमने सब एक साथ कर दिया, वैसे ही यहाँ पे हम स्टार्टअप्स में करते हैं कि किसी एक स्टार्टअप को फंड करना, उससे अच्छा है जो भी फंडिंग हम कर रहे हैं वो मल्टीपल स्टार्टअप्स में होनी चाहिए। मतलब कि ये ऐसा फंड है कि जो मल्टीपल स्टार्टअप को फंडिंग कर रहा है, मतलब फंडिंग किया भाई एक मेन फंड, ठीक है, जो मल्टीपल को सपोर्ट कर रहा है। फिर जो भी चले जो भी ना चले वो अलग बात है, ठीक है। तो फंड ऑफ फंड मल्टीपल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है एक साथ, उसको सबको फंडिंग करता है, मतलब जो फंड है उसका भी फंड। चलिए आगे देखते हैं। तो ये डजन्स ऑफ स्कीम हम लेके आए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओके, सबसे पहली नई स्कीम देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर धन धनन्या धन धान्य कृषि योजना। धान्य का मतलब होता है ग्रेन्स, ठीक है, धान्य का मतलब होता है ग्रेन्स, और धन का मतलब होता है पैसा। तो धन धान्य मतलब ऐसे ही स्कीम जो कि धान्य को बढ़ाएगी, ठीक है, मतलब कि ग्रेन्स को बढ़ाएगी। तो देखिए इसका फोकस एरिया भी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ये बहुत ही अच्छा हम लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज की बहुत दिक्कत होती थी। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा? जैसे हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करो, वैसे यहाँ पे भी हम डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं कि भाई 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे जो कि फेस कर रही है लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। तो उसी को टारगेट करो जो दिक्कत में है, फिर उसको पैसा बांटो। बहुत ही अच्छी स्कीम हम लेके आए हैं। तो अभी आप कोई भी यूज करते हो, अगर आंसर के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, वहां पे आप ये धन धान्य कृषि योजना को याद रखोगे ही रखोगे, ठीक है। ये हमारी मेजर स्कीम होने वाली है। ये एवरेज 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करेगी। चलिए, फिर दूसरी स्कीम है बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी रेजिलियंस प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है ना, रूरल प्रोस्पेरिटी और रेजिलियंस। ओके, हम अगेन किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे? तो भाई स्टेट्स, ऊपर भी स्टेट्स के साथ था, ठीक है, पार्टनरशिप विद स्टेट्स। यहाँ भी स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाएंगे कैसे? तो भाई स्किल प्रोवाइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, मॉडर्नाइज कीजिए एग्रीकल्चर को, और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज दीजिए। ये वेयर हाउसिंग तो हम ऊपर भी देने वाले हैं, यहाँ पे भी देने वाले हैं। टारगेट किसको करना है? अगेन बेनिफिशियरीज को, जैसे कि वुमेन, यंग फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, या फिर लैंडलेस फैमिलीज। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी? तो भाई ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, फाइनेंसेस का मैकेनिज्म चल रहा है, उन सबको इम्प्रूव करो, ठीक, उन सबको आप अडॉप्ट करो। इसका जो फेज 1 होगा वो अगेन 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेगा। फिर तीसरी स्कीम है, वो है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क।
तो भाई कुछ नहीं भी नहीं है, तो जो भी ग्रामीण एरियाज में रह रहे हैं वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को और पीपल को इन रूरल एरियाज आपको भाई क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करवानी है, दैट्स इट। ठीक है, कौन देगा? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स देगी। अदर इनिशिएटिव की बात कर ले जो कि बजट में थे, तो मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसमें हम 6 ईयर मिशन होगा, तूर उड़द मसूर एसेट्रा जैसी दालों को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्यों जरूरी है ये? तो भाई ये क्राइमेस रेजिलेंट सीड्स होते हैं, ज्यादातर इन्हें कुछ नुकसान होता नहीं है, और प्रोटीन में ये बहुत ही हाई रिच होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसकी सेंट्रलाइज एजेंसी हमने कौन सी बनाई है? तो नाफेड और एनसीसीएफ। एनसीसीएफ का मतलब क्या है? तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और नाफेड की बात कर ले, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी नाफेड के सिमिलर होता है अपना ट्राइफेड। ठीक है, सेम टू सेम उसका भी होता है। ठीक है, नाम सिर्फ अगर ट्राइब लग जाता है, दैट्स इट। तो भाई ये जो बॉडीज है, ये फार्मर जितने भी उसको ये 3 पल्सेस प्रोवाइड करेंगे, ये उसको प्रोक्योर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे वो बेच पाए। ठीक है, ओके। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कॉम्प्रिहेंसिव चीजें है भाई। अगेन इसमें भी क्या बोला है कि भाई इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ला रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। फूड प्रोसेसिंग से अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अगेन इससे क्या फायदा होगा कि भाई प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो देखो एग्रीकल्चर के ऊपर इतने सारे हम इनिशिएटिव लेके आए हैं, अलग 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 चीजों के ऊपर, और एग्रीकल्चर के ऊपर हर साल क्वेश्चन होता है, और एक नहीं कई बार तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का। ये यहाँ पे मैंने 23 का क्वेश्चन दिया है, जो कि आज आपके लिए मैंने लिखने को भी दिया है वही का वही, तो ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? तो भाई ई टेक्नोलॉजीज कैसे हेल्प कर सकती है फार्मर्स को इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कवर को हमने गिग वर्कर्स के लिए भी एक्सपेंड किया है, और टारगेट क्या रखा है भाई कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स को हमें लेके आना है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो भाई गिग वर्कर कौन से होते हैं? कोई भी ऐसे वर्कर जो नॉर्मली जो फॉर्मली जुड़े हुए नहीं है किसी काम के लिए, कोई पार्ट टाइम के लिए जुड़े हुए हैं, कोई मतलब टेम्पररी काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में रिश्ता होता है वैसा रिश्ता नहीं है, उसके आउटसाइड काम कर रहे हैं, तो वो गिग वर्कर हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या देखते हैं? तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो मजदूर अपना घर बर बनाते हैं। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो जुड़े हुए हैं, ये भी सब देखो ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े हैं और कायदे से वो कोई एग्रीमेंट वेग्रीमेंट साइन है तो ठीक है, बट पार्ट टाइम ट्रांसपोर्टेशन में जुड़ गए तो अलग बात है, तो वो गिग वर्कर कहलाया जाएगा। ठीक है, अभी ये गिग वर्कर की जो डेफिनेशन है वो भी किसने बताई हुई है? तो कोड ऑन सिक्योरिटी 20 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो कहीं पे भी आप अगर गिग वर्कर की बात लिखते हो तो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जरूर लिखना। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी से ही गिग वर्कर का कुछ हद तक हम प्रोटेक्शन अच्छा कर पाए हैं। ओके, और हमने गिग वर्कर्स के लिए भाई एक इनिशिएटिव भी लाया है, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम के अंदर आप जो भी इन शॉर्ट गिग वर्कर है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है एज अ गिग वर्कर या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। फिर उसको जो भी सोशल सिक्योरिटी से स्कीम मिलते हैं उसके बेनिफिट उनको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए कितने गिग वर्कर हैं इंडिया के अंदर? तो भाई नीति आयोग का डेटा है तो 7.7 मिलियन है एज ऑफ 2020 टू 21, और जो कि एक्सपेंड हो जाएगा 2.35 करोड़ बाई 2030। अभी देखो गिग वर्कर से डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट यस गिग इकोनॉमी से जरूर आ गया है, वुमन से रिलेटेड था बट आ गया है, तो हमें ध्यान रखना है गिग वर्कर से भी कभी भी आ सकता है। और भाई मेन न्यूज क्या थी कि भाई इनका हमने इंक्लूजन बोला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? तो ये पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए देती है टर्शरी और सेकेंडरी केयर के लिए, कि आपको कुछ भी हो जाता है तो 5 लाख रुपए आपके पास है, कहीं पे भी यूज कीजिए अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो। ठीक है, ये आयुष्मान कार्ड मतलब इसी का पार्ट है जन आरोग्य योजना का। ओके चलिए, चैलेंजेस क्या क्या है जो कि गिग वर्कर फेस करते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। कोई पर्टिकुलर ये कायदे से जुड़े हुए नहीं है किसी फर्म के साथ, जब काम पड़े तब ये काम कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहला है तो एसेसिबिलिटी, इनके पास जो बेनिफिट होते हैं वो तो मिलते ही नहीं है, वो तो अलग बात है, पर इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है तो इससे क्या है बहुत वो पीछे रह जाते हैं। ये युग जो है वो टेक्नोलॉजी का चल रहा है, और उनको टेक्नोलॉजी लिमिटेड मिल रही है तो कैसे काम चलेगा? फिर भाई जॉब और इनकम की इनसिक्योरिटी है, यस गिग वर्कर है तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी रहेगी। ऊपर से गिग वर्कर है तो इनको वेजेस भी कम मिलता है और वर्किंग आवर्स भी इसके कम होते हैं। गिग वर्कर में आप किसको लिख सकते हो? तो भाई अनऑर्गेनाइज जो भी वर्कर है वो सारे के सारे गिग वर्कर है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल में फर्क क्या होता है भाई? तो जो इनफॉर्मल वर्कर है ना अपना, ठीक है, इनफॉर्मल ये एक थोड़ी सी बड़ी टर्म है। इनफॉर्मल के अंदर भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर भी आ जाता है
और अनऑर्गेनाइज भी आ जाता है, तो ये दोनों को कवर कर लेता है। बट फर्क क्या होता है कि जिसके भी पास जो फॉर्मल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमिक इनफॉर्मल वर्कर कहलाया जाता है, और उसमें अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों आ जाता है। और अब इसमें कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है, उसका मतलब क्या है कि जो जहाँ पे ये काम कर रहा है वो सेक्टर एकदम ही अनऑर्गेनाइज पड़ा हुआ है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं होता है, जहाँ पे काम कर रहा है वो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये सभी इन गिग वर्कर का हम पार्ट मानते हैं। फिर भाई लैक ऑफ इनको चैलेंजेस हम देख रहे थे, तो सोशल प्रोटेक्शंस नहीं मिलते हैं, यस, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है ना। फिर एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट भी इसमें दिक्कत होती है, जैसे कि कोई प्रैक्टिसेस कोई मैनेजमेंट की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, उसमें उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा कि उसको रेटिंग कितनी दी जा रही है। जैसे कि हम ज़ोमैटो पे नहीं देखते हैं कि भाई क्या कितना रेटिंग दिया है भाई, तो यहाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ज़ोमैटो उस तरीके से सेट करता है। ओके, चलिए इनिशिएटिव क्या-क्या है? तो भाई कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हमने लेके आए हैं, यस, ये तो देख ही लिया। ये वेरियस गिग वर्कर्स को कनेक्ट करता है, कवर करता है, लाइफ डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एटसेट्रा, ठीक है। फिर ई-श्रम पोर्टल है, फिर राजस्थान ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 बनाया है, और सेम टू सेम बनाया है कर्नाटका ने, जो कि बिल लेके आया है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। ओके, तो ये वैसे हमें भी लाना चाहिए, इंडिया लेवल पे भी हमें कुछ ऐसा ला देना चाहिए, तो ज़रूर काम आएगा, ठीक है। चलिए, अभी देखो ये भी इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, वरना मैं आपको और बताता। आज खास है ही नहीं न्यूज़ में कुछ, बस बजट की सारी न्यूज़ है, वही है। फिर भाई ज्ञान भारतम मिशन हमने लॉन्च किया है बजट के अंदर, ज्ञान भारतम मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स। सबसे पहले मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है? आपने बहुत बार मनुस्क्रिप्ट के बारे में सुना तो होगा। क्या होती है भाई? अभी देखो मनुस्क्रिप्ट है, हाँ, इसको मनुस्मृति मत समझ लेना, दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। मनुस्मृति तो बहुत पहले लिखी हुई चीज़ है, ये मनुस्क्रिप्ट चल रही है, स्क्रिप्ट, ठीक है? मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? तो भाई इट इज़ हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन पेपर, बार्क और पाम लीफ, मतलब कुछ भी हमने बहुत पहले लिखा हुआ है, कुछ सारी अच्छी चीज़ें, तो उसको हम मनुस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, ठीक है? मनुस्क्रिप्ट के अंदर जो फेमस मनुस्क्रिप्ट है वो कौन-सी है? जैसे कि बख्शाली मनुस्क्रिप्ट, जहाँ पे हमने ज़ीरो की बात पहली हमें देखने का एविडेंस देखने को मिलता है, और दूसरे पे यहाँ पे मैथमेटिक्स की चीज़ें लिखी गई है। ग्रेट। और क्या लिथोग्राफ्स या फिर प्रिंटेड वॉल्यू कोई प्रिंटेड चीज़ें होती है वॉल्यूम्स, वो इसके अंदर आते हैं? नहीं, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है? लिथोग्राफ्स क्या होते हैं? तो भाई कोई भी ड्राइंग आपने स्टोन के ऊपर बना ली, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया पेपर के अंदर, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है? कौन-कौन सी थीम्स होती है मनुस्क्रिप्ट के अंदर? देखो बहुत पुरानी लिखी गई है ना, ऐसा हम मानते हैं कि अप्रॉक्सिमेटली देखो ये जो बख्शाली है, यही 3rd-4th सेंचुरी के यहाँ पे लिखी गई थी। तो ये सारी की सारी उस वक़्त की बहुत पुरानी है। तो इसीलिए ये हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सबकी बात करते हैं। इंडिया के पास अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है इन 80 एशियंट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स कौन-कौन सी? तो भाई ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली, अलग-अलग स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है, ठीक है? मेजरली कौन सी स्क्रिप्ट है? तो भाई संस्कृत लैंग्वेज, सॉरी स्क्रिप्ट जो भी हो, मेजरली कौन सी लैंग्वेज है? तो भाई 75% संस्कृत लैंग्वेज है और 25% रीजनल लैंग्वेज है। अभी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है भाई? लैंग्वेज मतलब जो हम बोलते हैं, जो हमारा ग्रामर है एटसेट्रा, वो सब लैंग्वेज का पार्ट है। बट वही जब आप अलग-अलग तरीके से लिखते हो, तो वो हो जाती है स्क्रिप्ट। मतलब जो लिखा जा रहा है कोई लैंग्वेज को, वो स्क्रिप्ट है, और जो बोला जा रहा है, वो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है? हिंदी की भी अपनी अलग-अलग स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे सत्यमेव जयते है, आपने सुना ही होगा, ठीक है? बहुत फेमस है, मुंडक उपनिषद से हमने लिया है, सत्यमेव जयते। वो हिंदी दिखता है आपको? हिंदी दिखता है, बट एक्चुअली वो स्क्रिप्ट कौन-सी है? वो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है? हिंदी की भी अलग-अलग स्क्रिप्ट हो सकती है। जैसे ये मैंने एक तो देवनागरी बता दिया, ठीक है? फिर दूसरी अगर पंजाब साइड जाते हो, आपको हिंदी को ही अगर स्क्रिप्ट देखनी है, तो आपको मिल जाएगी गुरुमुखी, ठीक है? गुरुमुखी। फिर अगेन आप अपना ये नहीं, ये गुरुमुखी पंजाबी लैंग्वेज की है, ठीक है? मतलब हिंदी जैसा नहीं, सॉरी माफ़ करना, मैंने हिंदी बोल दिया। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में हम जैसे हिंदी लिखते हैं, वैसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं पंजाबी, ठीक है? वैसे अलग-अलग लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मनुस्क्रिप्ट की कंज़र्वेशन के लिए इंडिया ने क्या-क्या किया है? तो भई नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन हम लेके आए हैं 2003 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। फिर हमने नेशनल लाइब्रेरी बना दी है इन कलकत्ता, जो कि 3600 स्पीसी स्क्रिप्ट्स को ऑलरेडी कवर कर रही है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने बनाई है, जो कि अभी के लिए अंडरटेक कर दिया है डिजिटाइजेशन ऑफ एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो किसने बनाई थी? तो विलियम जोन्स के टाइम पे बनाई थी इन 1784। चलिए आगे देखते हैं। फिर लास्ट हमारी बड़ी न्यूज़ है कि एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, उसको हमने 100% तक बढ़ा दिया है। ओके। अभी देखो जैसे ही बढ़ाया ना,
उसके साथ साथ हमें कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। कौन से अमेंडमेंट? तो भाई इंश्योरेंस एक्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, और हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। पर ये जो 100% लिमिट है वो हमने किसके लिए बनाई है? तो भाई जो कि अपना 100% इंडिया प्रीमियम, उनका जो प्रीमियम है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। अभी ये एंटायर प्रीमियम इन इंडिया का मतलब क्या है? समझ लीजिए कि मैं कोई पॉलिसी लेता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने LIC की कोई पॉलिसी ले ली। फॉर एग्जाम्पल LIC नहीं लेते, कोई दूसरी कंपनी, ठीक है? मैंने अपना ये टाटा की पॉलिसी ले ली, ठीक है? टाटा की पॉलिसी ले ली। अभी जैसे मैंने पॉलिसी ले ली है, वैसे आपने भी ली होगी, वैसे बहुत सारे लोगों ने ली होगी। तो सारा का सारा टाटा का हम पैसा लगा के एक जगह पे चला जाता है, वो टाटा कंपनी के पास। अब ये टाटा कंपनी इतने सारे पैसों का करेगी क्या? उन्हें कहीं ना कहीं तो कुछ यूज करना पड़ेगा ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जो भी प्रीमियम हो, वो जो कमाए हैं, मैं जो भरता हूँ उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है? वो जो भी प्रीमियम इकट्ठा करके कमाए हैं, उसको उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन इंडिया। तो ही हम इस कंपनी में 100% FDI अलाउड करेंगे। अगर वो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसी कंपनी को हमारे अलाउड नहीं है कि वो 100% FDI लेके आ जाए, ठीक है? तो इसका देखो फायदा है कि जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, वो इन्वेस्ट करेगी तो वो भी इंडिया में करेगी, तो हमें हमारा फायदा ही होगा। ओके, फायदा क्या होने वाला है? 100% FDI से भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इनहेंस कंपटीशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा, और इंप्रूव होगा पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो, जिससे हमारा टारगेट में हो जाएगा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। ओके, इंश्योरेंस सेक्टर की बात देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है ये। तो भाई टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा जो है वो ग्रो हो गया है और 11 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ओके, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, 11 लाख करोड़ के आसपास है। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो डिक्लाइन किया है, और जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो हमारी रोज की है। दोनों का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन और डेंसिटी का? अभी देखो, पेनिट्रेशन मतलब क्या है कि टोटल कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि टाटा का प्रीमियम इकट्ठा हुआ, ठीक है? तो समझ लीजिए कि टोटल सारी की सारी कंपनीज का हम प्रीमियम मिला लेते हैं, ठीक है? वो हो जाता है 100 रुपए। और हमारी GDP कितनी है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 1000 रुपए। वो 1000 रुपए है, तो GDP का ये कितना परसेंट है? तो 10% है ना, क्योंकि 1000 रुपए GDP और ये 100 रुपए है, तो ये 10% निकला। तो इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है? पेनिट्रेशन। और उसी के जहाँ पे उसका उल्टा क्या है, उल्टा तो नहीं बोलना चाहिए, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब यही अमाउंट, मतलब जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है उसको ही आप डिवाइड कर दो इंडिया की पॉपुलेशन से। मतलब ये 100 रुपया हमारा टोटल प्रीमियम था सारी कंपनीज का मिलाकर, और समझ लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन है 50, तो डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा। तो ये जो है वो है हमारा डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी क्या दिखाती है कि कितना पर कैपिटा हमें देखने को मिल रहा है, पर कैपिटा प्रीमियम कितना देखने को मिल रहा है। और जो पेनिट्रेशन हमें वो क्या दिखाती है कि भाई टोटल इकोनॉमी में कितना इंश्योरेंस का पैसा घूम रहा है, ठीक है? पेनिट्रेशन की बात करें तो GDP देखना है, और डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन देखना है। डू रिमेंबर इट, ठीक है? चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है, तो भाई एब्सेंस ऑफ टॉप कंपनीज है। टोटल 25 कंपनी है वर्ल्ड की, उसमें से भी 20 जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो मतलब सिर्फ 5 प्रेजेंट है, तो बहुत भाई लैक करते हैं। फिर भाई इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेन है, पैसा नहीं है हमारे पास। कल्चरल प्रेफरेंसेस पे भाई यस, हम बहुत सारे मानते हैं कि भाई इंश्योरेंस क्या करने की जरूरत है, उससे अच्छा जो हमारा ट्रेडिशनली वो चल रहा है उसको चलने दो। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं, किसी अपना डिस्ट्रिक्ट बैंक में FD करा के रखी है, या फिर किसी ने गोल्ड के लेके रखा, मतलब ऐसा कुछ भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो भी वो कर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं। ओके, मेजर्स क्या क्या है डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो भाई एडा हमने बॉडी बनाई है कायदे से, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमने इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल 2017 भी बनाया है, अगेन जो कि इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो, या फिर उसकी कंप्लेन आती है, तो उसको ये सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी देखो दूसरा भी एक दिक्कत है, इंश्योरेंस देखो ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं ही इंश्योरेंस ट्राई करने को गया था कि भाई मुझे इंश्योरेंस मिल जाए तो चलो मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, बट ये देते ही नहीं है कि आपकी कोई पर्टिकुलर इनकम होना जरूरी है तभी आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, अगर नहीं है तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। अरे हो सकता है ना कि मैं इनफॉर्मली भी कुछ कमा रहा हूँ, बट वो तो नहीं देंगे कि नहीं नहीं तो आपको नहीं मिल सकता है। अभी भाई आप ऐसे इंश्योरेंस नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, है ना? चलिए आगे देखते हैं, अभी क्यों जरूरी है ये इंश्योरेंस। तो देखो यूपीएससी ने इनडायरेक्टली इंश्योरेंस सेक्टर से MCQ 2-3 बार पूछ ली है, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इंश्योरेंस नहीं आया है, बट इनडायरेक्टली आ गया है कि भाई जैसे आधार कार्ड से पूछ लिया था कि भाई इंश्योरेंस के लिए आधार कार्ड आपका जरूरी है कि नहीं। फिर एक डिजिटल इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया था, ठीक है? यार पेन नहीं चल रही है मेरी। डिजिटल इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया था, तो वो भी जरूरी है।
कि हम ये भी ये कर लेते हैं। और देखो पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है, मैं आपको आज थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो अभी समझा देता हूँ, नहीं पहले न्यूज कवर कर लेते हैं IUCN वाला, ये देख लीजिए फिर समझाता हूँ कि इन्वेजिव फिश स्पीशीज। तो भाई हमने ना थोड़े टाइम पहले उड़ीसा के बाजू में और अपना आंध्र प्रदेश के बाजू में है, मॉस्किटोज काफी बढ़ गए थे, एक टाइम पे बढ़ गए थे, थोड़े टाइम तो नहीं बोलना चाहिए। उस मॉस्किटोज को कवर करने के लिए हमने इन्वेजिव फिश स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि ये जो फिश हैं वो मॉस्किटो को खाते हुए जिंदा रहती है। अगर ये मॉस्किटो को खा लेगी तो क्या होगा, मॉस्किटो की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, और फिश तो उसका तो काम ही ऑटोमेटिकली कुछ मतलब करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो एनजीटी ने इसी के बारे में सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा था कि भाई इसका क्या करना है, आप ये क्या कर रहे हो, कि आप भाई मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया, सब कुछ क्वेश्चन मांगा था। पर उसी के लिए हमारा ये न्यूज में था। अभी के लिए हमें वही देखना है कि ये जो कौन सी दो फिश थी जो कि इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? जो इधर की नहीं है, मतलब कि समझ लीजिए कि कोई एक शख्स है, स्पीशीज लेते हैं, ठीक है, कोई एक अमेरिका की स्पीशी है और वो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, अपने गुजरात में लेके आता हूँ, ठीक है, वो इधर की तो नहीं है, तो एलियन है ना, ये इन्वेजिव स्पीशी है, एलियन नहीं है, सिर्फ इन्वेजिव है कि यहाँ पे वो आ गई है और अभी वो रहते हुए गुजरात की जो स्पीशीज है उसका एरिया कवर करती जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नीम पेड़ बहुत चलता है, ठीक है, अभी उस नीम पेड़ का एरिया कवर करते हुए अपना ही एरिया उगाते जा रही है, नीम का काटते जा रही है, अपना ही एरिया उगता जा रहा है। तो ये किसी एरिया को इन्वेड कर रही है ना, जैसे बाहर से कोई रूलर आके यहाँ पे इन्वेड करते हैं, वैसे ही कर रही है ये स्पीशीज। तो इसी को हम बोलेंगे इन्वेजिव स्पीसीज। अभी यही स्पीसीज अगर कोई बाहर से आई हुई है, मतलब विदेश से आई हुई है, तो ये हो जाएगा इन्वेजिव एलियन स्पीशी, ठीक है। घर घर की हो तो सिर्फ इन्वेजिव बोलेंगे, बाहर से हो तो इन्वेजिव एलियन स्पीसी बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी दो हमारी फिश स्पीसीज की बात चल रही थी। एक है हमारी गामाबूशिया अफिन्स, जिसको वेस्टर्न मॉस्किटो फिश भी बोला जाता है। ये कहाँ पे हमें मिलती है यूजुअली? तो भाई गल्फ ऑफ मेक्सिको के एरिया में, मिसिसिपी रिवर के बेसिन में, फ्रॉम सेंट्रल इंडिया ना, और इलिनोपोलिस नहीं है, सॉरी, इट इज जस्ट इलिनॉइस। इससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो भाई ये फ्रेश वाटर में रहती है, सर्वाइव कर सकती है, वेरी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ये विविपेरस है। अभी विविपेरस मतलब क्या होता है? तो भाई कोई भी ऐसी स्पीशी है जो कि किसी यंग को डायरेक्ट बर्थ दे रही है, मतलब ये अंडे नहीं रखते हैं, डायरेक्ट बर्थ होती है, तो हम उसको बोलेंगे विविपेरस, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इसमें मैं क्या लिखूं, बर्थ लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बर्थ होती है। दूसरे पीछे लिखते हैं, रुकिए, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ठीक है। पहला हमारा आता है वी पेरस, इसमें क्या आएगा? तो भाई बर्थ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया वीवी पेरस क्या है? तो भाई जिसको बर्थ दिया जा रहा है, मतलब कि अंडा नहीं है, डायरेक्ट उसकी बर्थ होती है, ठीक है। फिर है ओवी पेरस, ओवी, ओवी मतलब कि वो एग देते हैं, ऐसी स्पीशीज। और फिर दोनों का मिक्सचर होता है, देखो ओवी में आप वी डाल दो, वीवी वाला, ओवी वी पेरस, ठीक है, ओवी वी पेरस। तो ऐसा जो ये एग देता है, बट उसका जो एग हैच होता है ना, मतलब जो अंडा फूटता है, वो इनसाइड मदर के इनसाइड ही फूट जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि बर्थ लेते ही फूट जाता है तुरंत ही, तो इसको हम बोलेंगे ओवीवी पेरस, ठीक है। कुछ ना स्नेक्स की स्पीशीज होती है, वो ये ओवीवी पेरस होती है। फिर अपना ये वीवी पेरस तो हमने अभी देख लिया, फिश की स्पीशीज है, ठीक है। फिर ओवी पेरस मतलब जो एग, आपको बहुत सारे आपने देखे हुए हैं जो एग रखते हैं, वो वाले, ठीक है। क्या ये जरूरी है याद रखना? ये जरूरी है, पता नहीं यूपीएससी कब पूछ लेगा, क्योंकि वो कई बार इस तरीके से उल्टा सुल्टा पूछ चुका है, तो ये जरूरी है याद रखना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो गामाबूशिया है, ये ओवी सॉरी ये वीवी पेरस है, ठीक है। और ये डू नॉट लैग एग, ठीक है। रेदर गिव बर्थ टू यंग लिव, ओके। 100 वर्ड्स वर्स्ट एलियन, सॉरी 100 वर्ल्ड्स वर्स्ट एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में इसको रजिस्टर किया गया है। मतलब इसका दिखता है कि इसका पोटेंशियल कितना हाई है, ठीक है। फिर दूसरी स्पीशी है, दो फिशेज हमने इंक्लूड की थी ना यहाँ पे, दूसरी है पोइशिला रेटिक्युलाटा। बहुत हार्ड है भाई, फिर भी दूसरा क्या नाम है? तो गप्पी, या फिर मिलियन फिश, या फिर रेनबो फिश। अगेन ये कहाँ की नेटिव है? तो ये साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स की नेटिव है। ये भी शैलो एजेस ऑफ पूल और स्ट्रीम से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो, एक तो ये वीवी पेरस ओवी पेरस वो तो बन ही सकता है। दूसरा यूपीएससी पूछ सकता है कि भाई क्या हम फिश का यूज करते हुए मॉस्किटो को कंट्रोल कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, ठीक है।
फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई सारी जो फिश की स्पीशीज होती है वो एग रखती है, वो विविपेरस होती है, या फिर ऐसा कुछ भी, तो मना बोल देना कि नहीं भी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। या फिर उसका नाम भी पूछ लें, वैसे नाम पूछने का बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी नाम याद रख लेना, वेस्टर्न मॉस्किटो फिश और अपना गप्पी मिलियन फिश और रेम्बो फिश, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है ये और गवर्नमेंट ने यूज किया है, तो ये स्पीशीज ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट स्पीशी है। फिर है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। करेबियन आइलैंड का जो ओशन है उसको सस्टेनेबली और रखने के लिए, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, उसकी ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूनेस्को ने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है, उसी के लिए न्यूज में था। फुल फॉर्म क्या है तो इंटर गवर्नमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। ठीक है, ये कुछ भी काम का नहीं है। फिर है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, भारतीय भाषा की पुस्तक मतलब उसकी बुक की उसकी स्कीम। तो इसका भाई मेजर हमारा इनिशिएट मेजर एम क्या है, तो डिजिटल फॉर्म बना देना इंडियन लैंग्वेज के बुक्स का फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। ये इनलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। और ऑलरेडी इसके जैसा दूसरा चल रहा है अस्मिता स्कीम, जो कि क्या बात करता है, ऑगमेंट करना स्टडी मटेरियल्स को इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन और एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईएनएसटीसी। तो हमें भाई अपने इकोनॉमिक सर्वे में पता चला कि आईएनएसटीसी का यूज करते हुए चाबहार पोर्ट से हमारा जो ट्रेड आता है वो काफी बड़ा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आईएनएसटीसी क्या है तो भाई, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हल्का सा दिखेगा, बट फिर भी हम अपना इंडिया से शुरू करते हुए फिर पर्शियन गल्फ मतलब कि ईरान के चाबहार पोर्ट में जाएंगे, फिर चाबहार पोर्ट मतलब ईरान से हम होते हुए फिर जाएंगे अपना कास्पियन सी में, कास्पियन सी से हम जाते जाएंगे रशिया से यूरोप, यूरोप से हमारे फिर घूमते हुए हम यूं पूरा नॉर्थ सी से होते हुए, हटाइए, यहाँ पे गए हम नॉर्थ सॉरी, यहाँ पे हम गए बाल्टिक सी से नॉर्थ सी से होते हुए ये अपना ये रेड सी पे हम मेडिटेरियन सी पे पहुंचे, मेडिटेरियन सी से हुए रेड सी से होते हुए वापस हम इंडिया पे पहुंच गए, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा आईएनएसटीसी है। आईएनएसटीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर। ओके, अभी ये आपको आना चाहिए, ठीक है, आपने मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता ही होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो देखिए किसको कवर करता है, हमने वैसे मैप में देख लिया, तो इंडियन ओशन के साथ साथ पर्शियन गल्फ को, पर्शियन गल्फ से कास्पियन सी से ईरान से होते हुए हम नॉर्दर्न यूरोप में जाते हैं वाया रशिया। यस, हमने देख लिया। ये मेन किसका इनिशिएटिव है, तो ईरान, रशिया और इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। 13 मेंबर कंट्रीज है इसकी, और बुल्गारिया इसका रिसेंटली ऑब्जर्व मेंबर बना है, ऑब्जर्वर स्टेट बना है। 13 कंट्रीज कौन सी है, तो इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया। चलिए हटाइए। फिर है विशोराद। विशोराद क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको ना मैन पैड पोर्टेबल है ये, मैन पोर्टेबल को हम मैन पैड भी बोलते हैं, ठीक है। आपको इन शॉर्ट अपना जो कंधा होता है ना, मतलब किसी मूवी में देखा हो, जैसे बजूका नहीं हो कि कंधे पे रख के ऐसा छोटा सा रॉकेट जैसा होता है, फोड़ दीजिए, वही होता है। आपको मतलब ये बंदा खड़ा है जैसे, ठीक है, यहाँ पे ये कंधे पे ऐसे रख सकता है, और यहाँ पे इसी कंधे का यूज करते हुए ऐसी मिसाइल जैसा होगा छोटा सा, इसको छोड़ना है और ये वी शोराट हो जाएगा, मतलब ये एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर एरियल थ्रेट यहाँ पे मंडरा आ रहा है तो आप अपने कंधे पे रख के वो मिसाइल छोड़ सकते हो और उसको गिरा सकते हो, ठीक है। तो क्या कि हमें कंधे पे ही रखना पड़ेगा, कंपलसरी होता है, नहीं नहीं, आप चाहो तो इसको स्टैंड में भी रख सकते हो, ठीक है, इसका स्टैंड भी होता है, उसमें भी आप रख के ऐसे फायर कर दीजिए, चल जाएगा। ये बंदा खड़ा है और ये उसका स्टैंड है, फायर हो सकता है। चलिए, तो बस याद क्या रखना है, वी शोराट क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड है, मतलब बंदा अपने कंधे पे रख के यूज कर सकता है। चलिए, किसने बनाया है, नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए देख लीजिए फिर भी किसने बनाया है इसको, रिसर्च सेंटर इमारात ने बनाया है, हैदराबाद की फर्म। चलिए, और हाँ ये क्या है, तो इट इज कोलाबोरेशन विथ डीआरडीओ लेबोरेटरी। यस। फिर है जीन बैंक। तो ऑलरेडी देखो हमारी जीन बैंक दिल्ली के अंदर तो है ही है, अभी हमने बोला है कि हम दूसरी नेशनल लेवल की जीन बैंक बनाएंगे। जीन बैंक क्या होती है, तो जहाँ पे हमारी जेनेटिक मटेरियल का डेटा होता है, जैसे कि सीड्स हो गए, कोई पॉलन हो गए, या फिर कोई टिश्यू के सैंपल्स हो गए, उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो जीन बैंक है। प्रोटेक्ट करके क्यों रखेंगे, कि हमें ऐसा लगे कि भाई फ्यूचर में अगर ये खत्म हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से तो क्या करेंगे, तो हमने सेव करके रखा है ना, इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वही है हमारी जीन बैंक, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में बताया, ये मैंने यहाँ पे बोला है क्या, जर्म प्लाज्म के लिए। जर्म प्लाज्म क्या होता है, तो भाई किसी भी चीज का मतलब कोई टिश्यू हो गया, कोई उसके रेमिनेंट्स हो गए, वो सबको हम जर्म प्लाज्मा बोलते हैं। जर्म प्लाज्मा बनता किसके है, तो भाई जेनेटिक, जी फॉर जेनेटिक, एम फॉर मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल ऑफ
प्लांट, एनिमल या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसके कुछ हम रेमिनेंट्स रख ले रहे हैं, तो वो हमारा हो गया जर्म प्लाज्म, ठीक है, उस जीन बैंक हमारी। चलिए, फिर लास्ट हमारी न्यूज है जापान। भाई क्यों न्यूज में था, तो भाई जापान ने रिसेंटली अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिचिबिकी 6 लॉन्च कर दिया है, इसलिए न्यूज में था, ठीक है। इसका ओके, इसका जो नेम है वो किसके थ्रू, ये मिचिबिकी 6 है, वो किसके थ्रू हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या नाम क्या दिया गया है, ये मैंने उल्टा बताया। मिचिबिकी 6 हमने सैटेलाइट लॉन्च की है फॉर, उसका जो हमारा मिशन है वो है कॉजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। जैसे अपना जीपीएस है ना, ठीक है, ये वैसे ही है, सेम टू सेम। हमारा इंडिया का क्या है भाई, इंडिया का है नाविक। फिर भाई रशिया का क्या है, रशिया क्या है ग्लोनास। फिर यूरोप का क्या है, यूरोप का है गैलीलियो। चाइना का क्या है बीडो। यार पेन बकवास चल रही है। और ये क्यों जरूरी है, तो यूपीएससी ने 2023 में या फिर 2024 में, 23-24 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है कि इसमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और आंसर शायद उस वक्त जापान ही आ रहा था, मुझे याद नहीं ऑप्शन में क्या क्या है, बट शायद जापान ही था, क्योंकि दूसरे थे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो भाई जापान के पास है, हमें पता है, ठीक है। ये उसकी 6th सैटेलाइट होगी कॉजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम की। ओके भाई, जापान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, लोकेशन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे, उसके यहाँ पे आता है सी ऑफ जापान, जिसको हम ईस्ट सी भी बोलते हैं। इसके ऊपर आता है सी ऑफ ओखोत्स, ठीक है। इसके नीचे जाते हैं तो भाई साउथ चाइना सी है हमारा, ठीक है, साउथ चाइना सी। वैसे टू बी प्रिसाइज बोले ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिलीपींस कंट्री आती है ना, तो यहाँ पे साउथ में होगा अपना पैसिफिक सी, सॉरी पैसिफिक क्या, फिलीपींस सी, ठीक है, फिलीपींस सी। फिर यहाँ पे लेफ्ट बाजू आ जाते हैं ये चाइना और कोरिया वाले एरिया के बीच में, दोनों में, तो ये अपना पड़ता है येलो सी, येलो। फिर इसके नीचे यहाँ पे पड़ता है ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी। और फिर डेफिनेटली राइट हैंड बाजू पड़ता है अपना पैसिफिक ओशन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिसाइज बात करते हैं, छोटे से एरिया में अगर जाते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका पड़ता है कोरिया स्ट्रेट, ठीक है, कोरिया स्ट्रेट। और उसके नीचे यहाँ पे आपका पड़ता है तुरुशिमा स्ट्रेट, ऐसा कुछ है, तुरुशिमा, ठीक है, तुरुशिमा स्ट्रेट। और फिर ये दोनों को जो अलग करता है, ये है सुगारू स्ट्रेट, सुगारू, ये टी एस को सु ही बोलेंगे हम, ठीक है, सुगारू स्ट्रेट। और ये मैंने आपको त्रू बताया ना, ये त्रू नहीं, ये शायद ना सु है, सुशिमा, ठीक है। तो भाई सुशिमा और सुगारू, ये दोनों स्ट्रेट जापान के ऊपर नीचे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, स्ट्रेट है। याद रखना, आप ये उल्टा सुल्टा नाम आता है तो ये जापान वाला नाम है। और इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये अपना, ये आता है कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के साथ। और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा सेंकाकू आइलैंड, सेंकाकू, ये डिस्प्यूटेड है अपना चाइना और जापान के साथ। और दूसरी बात कर ले मेजर, तो जापान की यहाँ बीचों बीच एक रिवर पड़ती है, वो मतलब उसकी सबसे बड़ी रिवर है, उस रिवर का नाम है शिनानो रिवर, शिनानो, ठीक है। तो सुगारू, शिनानो और सुशीमा, ठीक है, ये सेंकाकू को चलो डिस्प्यूट हो जाएगा, तो सुगारू, शिनानो और सुशीमा, ठीक है। ये शिनानो क्या है, तो ये तो रिवर है, ठीक है, ये दोनों मिक्स मत करते ना। दैट्स इट, हो गया हमारा पूरा का पूरा जापान। जापान में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं गया ना, हाँ छोटा सा छूट गया, वो यहाँ पे माउंट फूजी भी देखने को मिलता है, और ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, दैट्स इट। चलिए, तो यही था आज के वीडियो के लिए। ये रहा है आपके क्वेश्चन, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ये सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करना है ना, आपको सिर्फ यही अटेम्प्ट करना है, ये एक ही अटेम्प्ट करना है, ये ऊपर वाला। नीचे मैंने अपने रेफरेंस के लिए दिया है कि कल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ भाई, रैपिड रिवीजन का मैंने दूसरा वीडियो डाल दिया है इकोनॉमिक का, नहीं देखा है तो देख लेना। पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग आपका उसी एक वीडियो के अंदर हो जाएगा, A to Z हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।